नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नए आरोप पत्र के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। बताते चले कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इसलिए इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी। इधर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले दिन लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलों से भरे होने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जिस तरह से जमीन लेने का काम किया गया वह नौकरी का लालू मॉडल था। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से ये जानना चाहती है कि आगे भी क्या इसी लालू मॉडल के तहत वे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का चाल चरित्र नहीं बदलने वाला है, चाहे वह नाम कुछ भी रख ले। नौकरी देने का और बेरोजगारों की जो बात ये करते हैं कि बेरोजगार लोगों को हम नौकरी देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहती है कि क्या यही मॉडल होगा कि नौकरी दो या तो पैसे दो या जमीन हमारे नाम कर दो। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी है उनका चरित्र नहीं बदलने जा रहा, और भले ही वो नाम कुछ भी रख दें, I.N.D कुछ भी कर दें, लेकिन लोग समझ रहे हैं इनका मूल चरित्र क्या है, करप्शन कर रहा है, परिवार को किस तरह से समृद्ध किया जाए, अनाप शनाप ढंग से पैसे कमाकर पूरे परिवार को उन्होंने लपेट रखा है। तो अब चूँकि सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, फिर से सीबीआई उन चीज़ों को सुनेगी, तो निश्चित रूप से अब आने वाले दिन उनके लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा की नीति के खिलाफ जो भी व्यक्ति संघर्ष करता है उनके खिलाफ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। हर उस व्यक्ति के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहा हो, सड़क पे हो, स्वाभाविक तौर पे उसके दरवाजे तक सीबीआई और ईडी जाएगी। और ये लगातार हो रहा है उस राज्यों में जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित दल शासन कर रहे हैं। लेकिन जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही जिनके ऊपर आरोप लगाया करती थी, बुकलेट जारी तक कर दिया करती थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ईडी और सीबीआई उनका दरवाज़ा भूल गई। ये तो जग जाहिर है, ये तो सार्वजनिक है। तो हमें लगता है ये कोई नई बात नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, लड़े हैं, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इधर कोल्हान जंगल में एक बार फिर से नक्सलियों ने जमकर तांडव किया है। नक्सलियों ने रसद लेकर जा रहे ट्रैक्टर को मंगलवार को आईडी विस्फोट से उड़ा दिया। इस हादसे में खलासी लोबो गोप की मौत हो गई है, जबकि ट्रैक्टर चालक बबलू बोदरा गंभीर रूप से घायल है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना मंगलवार दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोइलकेरा में कोयड़ा पंचायत के श्रीजंकोज में हाथी बुरू के सीआरपीएफ कैंप के लिए सामग्री लेकर जा रहे ट्रैक्टर को नक्सलियों ने घात लगाकर आईडी विस्फोट से उड़ा दिया। इस नक्सली हमले में ट्रैक्टर चला रहा बबलू बोदरा और खलासी लोबो गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ मौके पर पहुंची और घटनास्थल से दोनों घायलों को उठाकर सोनवा सरकारी अस्पताल ले गए, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल लोबो गोप की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 ट्रैक्टर सीआरपीएफ कैंप के लिए रसद हाथी बुरू जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर एक ट्रैक्टर को उड़ा दिया। इस घटना से इलाके में दहशत है। आज दोपहर लगभग 1 बजे से 1:15 के बीच में गोइलकेरा थाना अंतर्गत कूड़ा से हाथीपुर जाने वाले रास्ते में नक्सलियों द्वारा एक आईडी ब्लास्ट की घटना खारिज की गई है। उस आईडी ब्लास्ट में एक जो कॉन्ट्रैक्टर की सिविलियन गाड़ी थी, ट्रैक्टर, वो चपेट में आई है और जिसमें उसके चालक एवं उसके सहायक वो दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। दोनों को तत्काल स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एवं पुलिस बल के सहयोग से उनको वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए सोनवा ले जाया गया और उसके उपरांत चाईबासा सदर अस्पताल लेके आया गया है। इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो इंजर्ड सहायक लोगों को उनको अत्यधिक इंजरी थी और अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक की वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और एक जो अन्य चालक है
पपलू बोदरा, वो इंजर्ड है बट उनकी स्थिति स्थिर है और वो अभी उनको इलाज रखा जाएगा। तो सर वाहनों में सामान जैसे फोर्स का ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल था जो कैंप निर्माण किया जा रहा है, उससे संबंधित कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जाया जा रहा है। ये जो आईडी अभी तक पिछले वर्ष से लेकर अभी तक नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में कुल 11 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है और कुल 7 लोग अभी तक इंजर्ड हुए हैं। उसके साथ अन्य जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी विभिन्न ऑपरेशंस में आईडी ब्लास्ट में इंजर्ड हुए हैं। वर्तमान समय में झारखंड में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव के बाद बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना सके, चाहे वह क्षेत्रीय पार्टी हो अथवा राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी, सभी की हालत राज्य में एक जैसी है। इस कारण आज चुनावी गठबंधन राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। एनडीए गठबंधन की प्रमुख पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि झारखंड में गठबंधन हमारे लिए किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही आजसू के साथ हमारा गठबंधन रहा है, पर इंडिया मौका परस्तों का गठबंधन है। देखिए, हमारे लिए तो गठबंधन मजबूरी नहीं है, क्योंकि आजसू के साथ राज्य विभाजन के पश्चात से ही हम साथ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ नहीं होती है, उसकी अपनी दुख रहा है। और मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमारे साथ सरकार में रह चुकी है, इसलिए इन दलों का गठबंधन आप कह सकते हैं कि मौका परस्ती का मेल होता है। जब सहूलियत के हिसाब से जो गठबंधन बन जाए इनके पक्ष में हो तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। वह इस विषय में कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इंडिया गठबंधन झारखंड राज्य में विकास का पक्षधर है। ये गठबंधन मजबूती के साथ राज्य को प्रगति के पथ पर लेकर आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन के भय की वजह से मजबूरी में एनडीए गठबंधन एक मंच पर लाने को विवश है। देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन इस राज्य के विकास का पक्षधर है और इंडिया गठबंधन स्वाभाविक तौर पे राज्य को विकास की डगर पे लेकर के जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इंडिया गठबंधन लगातार इस दिशा में काम भी कर रही है और सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक रूप से पहल कर रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का डर प्रधानमंत्री जी को एनडीए को एकजुट करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए, क्योंकि एनडीए में जो घटक दल हैं कल तक उनको प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी लगा नहीं रहे थे, तरजीह नहीं दे रहे थे। हम झारखंड की ही बात कर लें, जब डबल इंजन की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो आजसू का रासू प्रमुख का क्या हाल था यह राज्य की जनता से छुपा नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे इंडिया गठबंधन का भय, डर एनडीए को मजबूरी में एक मंच पे लाने को प्रधानमंत्री जी विवश हो गए हैं। झारखंडी भाजपा खतियान संघर्ष समिति द्वारा राजधानी रांची स्थित पुराना विधानसभा के पास से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित उत्कृष्ट विद्यालयों में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कर्मचारी के वेतन में लगातार कटौती का विरोध करना रहा। उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों का कहना है कि एक मुश्त वेतनमान ज्वाइनिंग के समय 18,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 18,000 वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। उल्टे लगातार हमारे वेतन में कटौती की जा रही है। गया कि जो एससी विद्यालय है उसमें कर्मचारी दिया गया, गार्ड दिया गया, लेडीज़ गार्ड दिया गया गर्ल्स स्कूल में, कि हाँ लेडीज़ लोग रहेगी तो लेडीज़ लड़की लोग सुरक्षित है। इसी हिसाब से हम लोग भी काम ले लिए, अच्छा लगा, चलो लेडीज़ हम लोग सेफ्टी है। उधर ठीक है, मैडम की तरफ से ठीक है, उधर से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फ्रंट लाइन की तरफ से है। हम लोग को ज्वाइनिंग में वेतन दिखाया गया 18,000, सब कोई 18,000 देख के ज्वाइनिंग कर लिया, काम पकड़ लिया। काम पकड़ने के बाद 18,000 तो सर कभी भी नहीं दिया। जो ज्वाइनिंग में वेतन है वो हम लोग को कभी नहीं मिला। दीदी लोग को वेतन मिला कब जानते हैं? पहला वेतन मिला तो 8 मिला,
इसके बाद 10 देता था, अभी वेतन 5 दे रहा है फरवरी से। तो 5,000 में कैसे आदमी का गुजारा होगा? कंपनी को फोन करके बोला जाता है सर्वजीत सर को, वो बोलते हैं काम छोड़ दो। तो क्या काम छोड़ने के लिए काम लिए थे? कोई काम में थे हम लोग, वो काम छोड़ के काम लिए हैं। कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा था, कोई प्राइवेट से ही कर रहे थे। तो 1 साल के बाद जाएंगे तो क्या भैया हमको वो लोग रखेंगे? वहीं इनकी मांगों के समर्थन में आए छात्र नेता का कहना है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारियों के साथ मनमानी पर उतारू है। झारखंड सरकार को इस आउटसोर्सिंग कंपनी को अविलंब ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, साथ ही वहां कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। कंपनी की दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी जो देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में जो पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हैं, ये वही माताएं बहनें हैं जो झारखंड के सरकार के द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय का गठन अरबों और खरबों रुपया खर्चा करके किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि वहां पढ़ने वाले छात्र और कार्यरत कर्मियों को कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एक पालतू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ्रंटलाइन कंपनी मनमानी कर रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक 1.5 साल के अंतराल में एक भी बार पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया है, और तो लगातार जितना दिन बीतते जा रहा है वेतन कटौती किया जा रहा है। आज हम गेट में आकर के साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं वर्तमान झारखंड सरकार को, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक महोदया किरण पॉसी जी को, कि ऐसे प्राइवेट लिमिटेड फ्रंटलाइन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करिए, और जो है कि जो यहाँ दलाली करता है, जो लूटने का काम करता है, ऐसे कंपनी को झारखंड के बाहर करने का काम करिए। और तमाम 80 उत्कृष्ट विद्यालय में जो कार्यरत सुरक्षा प्रहरी है, जो कार्यरत सफाई कर्मी है, जो कार्यरत माली कर्मी है, उसका नियुक्ति अस्थायी किया जाए, साथ ही साथ समय पर वेतन भुगतान किया जाए, और बिना वेतन कटौती के समय यह किया जाए। अन्यथा नहीं तो ये जो गेट देख रहे हैं ना, हिलबो नहीं, यही बेटे डेरा डाल दो, हिलबो नहीं, यही बेटे डेरा डाल दो। राजधानी रांची सहित राज्य भर में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार बढ़ता दिख रहा है। इस बीमारी के इलाज को लेकर रांची के सदर अस्पताल में भी तैयारी पूरी है। डेंगू से ग्रसित मरीज के लिए अलग से आइसोलेट वार्ड बनाया गया है। इस बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष चिकित्सीय व्यवस्था की गई है। डेंगू व चिकनगुनिया बीमारी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के लगातार केस बढ़ रहे हैं, परिस्थिति अभी नियंत्रण में है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढककर रखें। दिन हो या रात, सोने के समय मच्छरदानी का उपयोग करें। घर की किसी भी वस्तु में लंबे समय तक पानी के जमाव को न रखें, क्योंकि ऐसा होने पर डेंगू मच्छर के पनपने की आशंका रहती है। साथ ही इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रांची जिले में 264 मरीज निकले हैं डेंगू के, और पूरे स्टेट में अगर देखें तो ये 851 डेंगू के केसेज हैं। तो इस ढंग से डेंगू के केसेज निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, इसलिए कि हमारे यहाँ भी लगभग 35 के आसपास पेशेंट एडमिट हैं, और प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत सबों को नहीं पड़ रही है। जिनका प्लेटलेट्स कम है केवल उन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स चला रहे हैं। मुख्य चीज़ है बचाव पर ध्यान देना, और इसके लिए हम लोग मीडिया के थ्रू भी काफ़ी प्रचार हो रहा है, आप लोग के थ्रू भी, कि कैसे हम लोग डेंगू से बचें। तो इसके लिए कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी साफ़ पानी में ही एडिस मच्छर पनपता है, इसका लार्वा पनपता है। हम लोग लार्विसाइडल एक्टिविटी कर रहे हैं, लार्वा को पहचान करके उसको मारने का, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मच्छरदानी चूँकि ये दिन में काटता है, तो जो लोग दिन में आराम करते हैं उनको दिन में भी मच्छरदानी लगा करके ही सोना चाहिए, ताकि मच्छर नहीं काटे। पूरा शरीर ढक के रखें लोग, कपड़ा फूल बाँह का पहने, और इस ढंग से मच्छर कम से कम काटे इसका ख्याल, या नहीं काटे इसका ख्याल सबों को रखना है। सफाई बहुत ज़रूरी है,
बहुत जगह लोग गमला में भी या कहीं बोतल, प्लास्टिक के बोतल में भी पानी जमा रहता है, तो 1 सप्ताह के अंदर उसमें एडिस मच्छर पैदा हो जाता है और फिर डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो डेंगू से हम लोग बचाव का उपाय, जागरूकता अभियान सब चल रहा है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में, नगर निगम के नेतृत्व में सफाई का भी काम अच्छा से चल रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द काबू पा लेंगे डेंगू पर। डेंगू के बहुत सारे मरीज़ साधारण होते हैं, उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने की नई ज़रूरत होती है। जनरली हम लोग 40,000 से नीचे अगर लक्षण हो तभी हम लोग मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने को सोचते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बहुत बार प्लेटलेट्स थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फिर भी चलाना पड़ता है, इसलिए कि उनको लक्षण वैसा होता है। धन्यवाद। वहीं हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार 16 सितंबर को करेंगे। कुल 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ये कार्य संपन्न होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक समेत राज्य के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने बताया कि क्षेत्र के लोग विगत कई दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी की इस समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार की पहल पर जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस समस्या से हमेशा के लिए यहां के लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। 16/9/2023 को बिष्टुपुर स्थित फिल्टर प्लांट परिसर में इसका शिलान्यास होगा और इस शिलान्यास में माननीय पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी और संबंधित मंत्री के साथ साथ स्थानीय महागठबंधन के तमाम छोटे बड़े नेता और साथ में जनता इस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या लागत लग रहा है? इसका लागत है लगभग में 1 करोड़ 88 लाख है और यह नव निर्माण कार्य शुरू होने से विगत कई सालों से जो बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1140 क्वार्टर के जनता का जो गंदा पानी पीने से मजबूर थे, आज उन सभी का यह जो माने मांग या उन सभी का सपना शुद्ध पानी के लिए ये निर्माण होने से 1140 क्वार्टर के लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड में टीका रंगामाटी सड़क बनने के बाद पहली बरसात भी नहीं झेल पाई। सड़क बने 6 महीने ही हुआ है कि उस पर हर जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ऐसा लगता है कि 5 साल पुरानी सड़क पर सफर कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी भर गया है, जिसकी वजह से अक्सर भारी वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। टीकर से रंगामाटी सड़क पर 2 महीने के अंदर 5 ट्रक पलट चुके हैं। वाहन मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। गड्ढे में चक्का पड़ने के बाद अक्सर भारी वाहनों का पत्ती टूटता है और सड़क पर जाम लग जाता है। टीकर में करकरी नदी पुल पर चढ़ाया गया पिच भी उखड़ गया है, जिससे पुल पर भी गड्ढा बन गया है। समय रहते टीकर रंगामाटी सड़क व टीकर पुल की मरम्मती नहीं की गई तो आने वाले दिनों में किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुल के ऊपर प्री मिक्सिंग नहीं किया गया तो पुल पर से वाहनों को पार कराना जोखिम भरा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि 6 महीने के अंदर सड़क का गड्ढे में तब्दील होना उसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस सड़क का निर्माण 9 करोड़ की लागत से किया गया है। वहीं सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव ने कहा कि टीका रंगामाटी सड़क का मात्र 6 महीने में गड्ढा में तब्दील होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संवेदक पर कार्रवाई हो और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सांसद संजय सेठ से शिकायत कर जल्द मरम्मती कराने का आग्रह किया जाएगा। ये टिकोर से रंगामाटी रोड जो PW का रोड है, ये रोड 6 महीना पहले करीब इसका मरम्मती हुआ था और ये रोड 9 करोड़ का योजना है और ये 6 महीना के बाद ही जहाँ तहाँ गड्ढा बन गया है। 3-4 फीट का गड्ढा बन गया है। इसमें आदमियों को चलना दुभर हो गया है। आए दिन इसमें जानलेवा
कोई दुर्घटनाएं होने की संभावना है। और इस ठेकेदार को जहाँ जहाँ भी काम मिला है सब जगह इसका यही स्थिति है। ये हम सरकार से, विभाग से आग्रह भी करूँगा कि इस निवेदक के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि इस झारखंड के गवर्नमेंट का जो रोड है इसको गुणवत्तापूर्वक बनाएं, अन्यथा इसका टेंडर को रद्द किया जाए। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब उड़िया भाषियों के प्रतिनिधियों को आयोग में स्थान नहीं दिया गया है। इसको लेकर झारखंड उड़िया समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक के आवासीय कार्यालय में हुई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उड़िया भाषियों की अनदेखी किए जाने पर गहरा रोष देखा गया। मीनाक्षी पटनायक ने कहा है कि राज्य में 40 लाख उड़िया भाषी है। अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा व रघुवर दास के समय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, जिसमें उड़िया भाषी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था, परंतु वर्तमान सरकार उड़िया भाषी लोगों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं सुशील कुमार सारंगी ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में वर्तमान में भी उपाध्यक्ष का एक पद खाली है। राज्य सरकार से इस रिक्त पद पर उड़िया भाषियों के नेतृत्वकर्ता को स्थान दिए जाने की मांग की गई है। भाषा परिषद झारखंड के ओर से एक बैठक रखा गया। इसकी अध्यक्षता हमारे आदरणीय सरायकला नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बड़ी दुख की बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले 2 दिन पहले हम लोग को देखने को मिला कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि हम लोग का उड़िया भाषा के ओर से किसी को प्रतिनिधि करने का मौका नहीं मिला है, जो कि बहुत दुख की बात है। और जब झारखंड गठन हुआ उस समय जब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री पद पर थे, तो उस समय सर्वप्रथम उपाध्यक्ष पद पर हमारे उड़िया भाषा से प्रतिनिधि करने का मौका मिला था। उसके बाद माननीय अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री बने, उस समय भी मिला था। फिर रघुवर दास जी भी बने तो उस समय रखा गया था। लेकिन आज जो गठन हुआ इस झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें हम लोग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया, जो कि बहुत दुख की। वहीं सरायकेला जिले के टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित पिंडरा बेड़ा नोको कंपनी के पास तेज रफ्तार हाईवा और ट्रेलर आपस में टकरा गई, जिससे यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ और सड़क पर जाम लग गया। ये घटना हाईवा चालक द्वारा ट्रेलर को ओवरटेक किए जाने के दौरान हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांड्रा गम्हरिया मार्ग स्थित नोवोको कंपनी के पास गम्हरिया की ओर जा रहा ट्रेलर ओवरटेक के दौरान हाईवा से घसीटते हुए अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसकी वजह से कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। घटना की जानकारी लोगों ने कांड्रा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कांड्रा पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यातायात सामान्य हो पाया। इस संबंध में ट्रेलर चालक ने बताया कि बगल से गुजर रहे हाईवा चालक द्वारा ओवरटेक करने के दौरान ये दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में जानमाल की क्षति नहीं हुई है। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रेलर गाड़ी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। मारा बाया से मेरा गाड़ी उस पर गया, उस पर से फिर उस पर आया और उसके बाद गाड़ी ने टायर उड़े तो गाड़ी। आप किधर से आ रहे थे? हम इधर जा रहे थे। इधर जाता डंपर किधर से आ रहा था? ये इधर ही जा रहा था। वो भी ओवरटेक किया है, ओवरटेक करके हमको दबा दिया है। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के छोटा गम्हरिया सामुदायिक भवन में नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीडीसी प्रवीण गागराई ने की। शिविर में प्रखंड के विकास के लिए योजना बनाने पर चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आकांक्षी योजना के तहत झारखंड के 34 प्रखंडों का चयन किया गया है। उनमें गम्हरिया प्रखंड भी शामिल है। चिंतन शिविर में डीडीसी प्रवीण गागराई ने कहा कि आकांक्षी योजना के तहत गम्हरिया प्रखंड के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन मंथन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गम्हरिया प्रखंड में चिंतन शिविर का आयोजन कर ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी तैयार किया जाना है। उसी के निमित्त चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर का शुभारंभ डीडीसी प्रवीण गागराई, गम्हरिया अंचलाधिकारी मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस चिंतन शिविर में मुख्य रूप से ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाने पर चर्चा की गई। प्रखंड स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन किए। ये नीति आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड है, जिसमें गम्हरिया प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें स्तरीय चिंतन शिविर किए और साथ सभी पंचायतों में जो चिंतन शिविर किया गया है, इस चिंतन शिविर के माध्यम से जो हमारे 5 पैरामीटर से विकास के, इस
इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुझाव है और हम लोग किस तरह के स्ट्रैटेजी को लेंगे ताकि हम लोग इस प्रखंड को राज्य के जो औसत है विकास के मापदंड है उस पर उस तक हम लोग ले जाए। इसी विषय पर शपथ भी दिलवाया गया है। इसको हम लोग अच्छे प्रकार से इंस्पिरेशनल ब्लॉग बनाने के लिए शपथ दिलाया गया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।